ज्योति सेन जी, सरोज शुक्ला जी, रश्मि जी, अभिनंदन सर, आशा जी, प्रज्ञा जैन जी, विवेक जी, रिया जी और दीपाली जी, आप सभी समय पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है, प्लीज वो अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें, क्योंकि एक प्रभावी वक्ता बनने के लिए सभी के साथ फेस करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप अपनी क्लास में ही अगर एक दूसरे को आप फेस नहीं करेंगे तो एक वक्ता बनने में, जब आप वक्ता बनेंगे तब आपके लिए तो काफी सारे लोगों को फेस करना पड़ेगा। तो सभी अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें। और जैसा कि जो हमारी परंपरा है कि हम प्रारंभ में इस वंदना करते हैं, तो इस वंदना की स्तुति में या इस वंदना की मुद्रा को आप सभी धारण करें और एक मंगल भावना के साथ आज के सत्र का हम शुभारंभ करेंगे। बोले पंच परमेश्वरी भगवान ने की सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। वैर पापी अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय प्रशिक्षक जोशी जी के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानीय सर। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। और माता सरस्वती का नाम लेके शुरू करते हैं प्रभावी सार्वजनिक भाषण। तो 2 बार हमने इनपुट दिए, एक बार आपका आउटपुट लिया, और अब हम चलते हैं एक नए सफर पे जिसका नाम है एंकरिंग। ठीक है, तो जो इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग है ना, उसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं कि आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है उसमें। जो भी आप नियत कार्य करके भेजते हैं उससे हमें पता चलता है कि आप लोगों को एक प्रभावी शिक्षक, यानी एक प्रभावी वक्ता बनाने में हम कुछ हद तक सफल हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोग अब स्क्रिप्ट बनाना भी सीख चुके हैं। बहुत सारे लोगों जो स्क्रिप्ट बनाई है उसके बारे में बहुत बेहतरीन बोल रहे हैं। सैंडविच फॉर्मूला का आप उपयोग कर रहे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग बीच का डेटा सब कुछ अच्छी तरीके से कर रहे हैं। हैंड मूवमेंट्स भी अच्छे आ रहे हैं, फेस पे स्माइल भी आ रही है, आई कॉन्टेक्ट भी हो रहे हैं। तो आप एक बेहतरीन वक्ता बनने के सफर पे निकल चुके हैं। बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप बेहतरीन वक्ता बन जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग हैं जो अभी थोड़ा उनको मेहनत करने की और जरूरत है, और प्रैक्टिस से वो हो जाएगा। आपको जिनको मेहनत करने की जरूरत है उनको खास कहना है, मुझे ये लगता है कि रिपीटेशन जो होता है वो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमेशा स्क्रिप्ट तैयार करने के बाद ही बोलना है, स्क्रिप्ट तैयार करे बिना तो बोलना ही नहीं है। ठीक है। दूसरा, फेस पे स्माइल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्माइल होगी तो आप अंदर से खुश दिखेंगे, और आप अंदर से खुश दिखेंगे तो ही सामने वाला आपसे खुश रहेगा। ठीक है। तो अब तक हम चल रहे थे इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के सफर पे, पर अब आज से नया सफर शुरू होता है, वो है एंकरिंग, मंच संचालन। ठीक है, तो कितने लोग एक्साइटेड हैं एंकरिंग सीखने के लिए? चैट बॉक्स में डालिए। मुझे चैट बॉक्स हमेशा भरा हुआ अच्छा लगता है। बहुत एक्साइटेड हैं शिवानी जी, आरा जी, जी सर लिखा है उन्होंने। सिर्फ 2 लोग ही, 3, ज्योति जी। और कोई एक्साइटेड नहीं है? आशा जी, रक्षा जी, 5 लोग। बाकी सब इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग ही सीखना है। जी सर, दीपाली जी।
अभिनंदन जी, यस 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 यस। तो जब मैं पहली बार बोलूँ ना कि आप ड्रॉप बॉक्स में डालिए, तभी डालना शुरू कर, तो आप में उत्साह है ये सीखने का, ऐसा प्रतीत हो। मैं 2-3 बार पूछूं उसके बाद आप डालोगे तो ये प्रतीत होता है कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप डाल रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो आज से एंकरिंग सीखेंगे, और एंकरिंग के बारे में मैंने 2 वीडियोस आपको भेजे थे। ठीक है, सब में देखे होंगे। तो मैं नीरज जी से बोलूंगा कि नेक्स्ट स्लाइड करें प्लीज। आसन एवं आसन का नाम, मुझे आशा है कि आप सब ने अभी आसन रख लिए हैं, सबके आसन के नाम भी हैं। तो हर बार मुझे इसके बारे में बात करना अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि आप बच्चे तो है नहीं, आप सब शिक्षक है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नीरज जी, 2 वीडियो भेजे थे इस बार। ठीक है, उसके बारे में बताना है। सबसे पहले जो ड्रॉप बॉक्स में डालेगा अपना नाम, वो सबसे पहले बताएगा। उसके बाद दूसरा, तीसरा। रिपीट किसी को नहीं करना है, हर बार आप रिपीट करते हैं, इस बार मैं देखूंगा कि रिपीट ना हो, किसी को भी रिपीट नहीं करना है। तो सबसे पहले कौन बोलेगा? तो ड्रॉप बॉक्स में मैसेज डालने में इतनी देर क्यों होती है आप लोग? सर मैं बताऊं? ड्रॉप बॉक्स में लिखिए पहले, सियाने जी। सर लिख दिया मैंने, यस सर। हाँ अभी आया, हाँ अब बताओ यार। उसके बाद रिया जी, साधारण। रजनी सर। जय जी। सर आपने जो फर्स्ट वीडियो भेजी थी वो पूरी मंच संचालन पे थी कि अपन को किस टाइप से एंकरी करना है। तो जो मैम एंकरी कर रही थी उनने अपनी एंकरी की शुरुआत एक बेहतरीन शायरी के साथ करी थी। फिर उसमें ये बताया था कि आप जो मेन गेस्ट मुख्य अतिथियों का स्वागत करते हैं तो आपको किस प्रकार से बोलना है और किस प्रकार से उनका स्वागत करना है। और फिर उसके बाद लास्ट में उनने दीप प्रज्वलन का बताया था कि आप वो अगर दीप प्रज्वलन करवाना है तो आप किस प्रकार से करवाएंगे। तो ये सर फर्स्ट एंगली पूरी मंच संचालन पे आधारित थी। और सर जो सेकंड वीडियो थी वो थी ग्रूमिंग की। तो उसमें बताया था कि ग्रूमिंग का क्या मतलब होता है, उसके इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं, और उसको स्किल करने के लिए ग्रूमिंग को सीखने के लिए अपन को क्या क्या करना पड़ता है। तो उन्होंने ग्रूमिंग का बताया था कि आपको अपनी और अपनी बॉडी को दोनों को अपना ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे आपने बॉडी लैंग्वेज का बताया था तो वो भी ग्रूमिंग का एक पार्ट होता है सर। और उसमें बताया था कि ग्रूमिंग की कौन कौन से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसमें सर वो बहुत बड़ी वीडियो थी तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस इतना ही बोलूंगी कि आपका डेली रूटीन, क्लीननेस, आपका फिटनेस, आपका बिहेवियर, वो सब ग्रूमिंग के अंतर्गत आता है। थैंक यू सर। वेरी गुड शिवानी जी, बहुत बेहतरीन। चलिए रिया जी, सादर आमंत्रित हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर आपने 3 वीडियो भेजी थी, एक लास्ट में भेजी थी। सही है। तो जो पहली वीडियो उसके नोट्स सर ऐसे बेसिक बता दे रहे हैं। तो हमने स्टार्ट की थी जूही मल्होत्रा जी ने, बहुत शांत स्वभाव से स्टार्ट किया था। और आपने बताया था कि गेस्ट के लिए एक एक का नाम लेना जरूरी नहीं है, एक बार में सभी का स्वागत कर देना है। तो जूही मल्होत्रा जी ने भी ऐसा ही किया था। और जब वो बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जो भी वो बोल रही हैं वो पूरा स्क्रिप्टेड है, मतलब पहले से तैयारी किया हुआ है, इसलिए वो अच्छे से बोल रही थी। और बॉडी लैंग्वेज तो उनका बहुत ही अच्छा था, आई कांटेक्ट, और जितने शांत स्वभाव की थी वो बात कर रही थी वो तो लाजवाब था। और सर जो सेकंड वीडियो थी ग्रूमिंग की थी, उसमें सर हमारे बहुत नोट्स बने हैं, लेकिन उसमें कुछ बता दे रहे हैं। उन्हें ग्रूमिंग का पहले तो मीनिंग बताया था, होता क्या है ग्रूमिंग, क्यों जरूरी है ये हमारे लिए, और इससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। फिर ग्रूमिंग की उन्हें स्किल्स बताई थी कि हम इसमें कैसे अपने आप में डेवलप कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे उसके पॉइंट्स थे। तो ग्रूमिंग का सीधा मतलब ये है कि स्वयं में मतलब सुधार करना, खुद में ग्लो लाना, ये ग्रूमिंग का मीनिंग था। और जो सर तीसरी वीडियो सर आपकी थी, तो जो उसमें जो वक्ता बोल रही थी तो उनका बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट था, बहुत अच्छे से तैयारी करके आई थी। वो जिस प्रकार की उन्हें बोलनी थी, मतलब जो उनका सब्जेक्ट था उसके अनुसार उनकी वाणी में तेज बहुत अच्छे से था। और आई कांटेक्ट उनका बहुत अच्छे से पब्लिक के साथ, क्योंकि उनकी जब हमने आई देखी थी बिल्कुल ना तो नीचे हो रही थी ना ऊपर हो रही थी, बिल्कुल पब्लिक के साथ मैच खा रही थी।
और पावरफुल स्पीच थी सर, यही था सर। बहुत बेहतर हूँ। वेरी गुड रिया जी। चलिए विवेक जी, आप बताइए। विवेक जी के बाद कौन है? किसी ने डाला नहीं नाम। विवेक जी और सागर अहमद जी। विवेक जी, आप सुन पा रहे हो मुझे? जय जिनेन्द्र सर। जय तो जिनेन्द्र जी। हाँ फर्स्ट सर, वीडियो जी सर जी। हाँ, विवेक जी बोलिए। नमस्कार। जी, दोनों वीडियो देखे थे मैंने, और जो अभी इन लोगों ने बताया है कि पहला वीडियो निश्चित रूप से जो पहला वीडियो था। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ। हाँ, ग्रूमिंग ग्रूमिंग जो बताया गया है कि ग्रूमिंग केवल अपने सोचते हैं कि सजना है, संवरना है, बाहर का आउटलुक देखना है, ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपने आप को तैयार करना है, ये सब चीज नहीं है। आप एक बाकी तो चीज अपने ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, अपनी बात को सही ढंग से Pone प्रेजेंट papa, करना। आवाज आ रही है Isa सर? कहाँ saja से आ रही kaya है kat आवाज? kita papa pun. अरे भैया, हमारे नीरज पापा। जी, आपका वो चालू है, इसलिए आवाज आ रही है। हाँ, थैंक यू। सो ग्रूमिंग का क्या मतलब होता है, ये चीज हमें क्लियर हुई थी कि कॉन्फिडेंस का होना, अपनी बात को सही ढंग से व्यक्त करना, ये ग्रूमिंग है। ना कि कपड़ों पे, इन सब चीजों पे इन्वेस्ट करने का नाम, अच्छे बाहर से केवल दिखने का नाम, इसका मतलब ग्रूमिंग नहीं है। और दूसरा, एंकरिंग कुछ अलग हटके होती है पब्लिक स्पीकिंग की अपेक्षा। पब्लिक स्पीकिंग में तो लोग आपका आई कांटेक्ट होता है, पर एंकरिंग जो होती है वो एक अलग विधा है, जो निरंतर गतिविधियां होती रहती हैं। उन गतिविधियों के साथ किस प्रकार से आपको बोलना चाहिए, ये सारी चीजें उस एंकरिंग में हमने सीखने को मिली थी। बहुत बेहतरीन विवेक जी, बहुत बढ़िया। जी। चलिए, और अब सुषमा जी, आप बताइए। जी नमस्ते सर। सर पहला वीडियो था एंकरिंग के बारे में था, जिसमें बताया गया था एंकरिंग किस टाइप से करनी है, तो गेस्टों को किस टाइप से बुलाया जाता है, किस टाइप से एंकरिंग का स्टार्टिंग की जाती है, वो उसके बारे में था। दूसरा वीडियो सर ग्रूमिंग के बारे में था, जिसमें कि बताया गया था कि किस टाइप से हम अपना बाहरी नहीं आंतरिक भी हमें अपना वर्क पूरी तरह से करके तैयार हो चाहिए। मेन हमारा आंतरिक ही होता है, बाहरी तो सब दिखावा रहता है। अगर हम अंदर से कॉन्फिडेंट है, कर पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। वेरी गुड। और इतने सारे लोग हैं, किसी ने ड्रॉप बॉक्स में डाला नहीं अपना नाम? कौन बताएगा आप? मैं ही बोलूं यहाँ से ना? अस्मिता जी, आप बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। पहला वीडियो था एंकरिंग का, मतलब हमें ऐसे वर्ड यूज करने चाहिए जिससे कि जो लोग हैं हमारे शब्द के ऊपर आकर्षित हों। और फिर स्माइल, जैसे आपने कहा था, पोस्ट वगैरह सब कुछ अच्छा लगा है। सेकंड, ग्रोइंग स्किल्स, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? खुद को हेल्दी रखना, पोस्चर तभी ध्यान देना, पहनना क्या इम्पोर्टेंट है। इसका इम्पोर्टेंट है कि आप क्या पहन रहे हो, क्या कर रहे हो, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है या मतलब कि आप कैसे देखते हो, आप अपने आप को कैसे कैसे करते हो, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। आप तो पॉजिटिव रखेंगे तो लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। और उसके शॉर्ट भी थे 7 डे। तो पहले में तो था कि आप ग्रोइंग स्किल कैसे कर सकते हो, और सेकंड था आप हेल्दी लाइफ, बॉडी सेविंग, और थर्ड पे था आप अपनी स्माइल को कैसे कैरी कर सकते हो। वेरी गुड, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब कौन बताएगा? रश्मि जी, रश्मि जैन जी, बताइए। नमस्ते सर।
सभी के लिए नमस्ते। और जो हमारी 2 वीडियो थी, तो उसमें सबसे पहले एंकरिंग के बारे में सिखाया कि हमें मतलब एंकरिंग कैसे करना चाहिए और कैसे अपने गेस्ट को बुलाना चाहिए। और दूसरी जो दूसरी जो वीडियो थी वो थी ग्रूमिंग। ग्रूमिंग के बारे में बताया गया था कि जितना अच्छा हम फील करते हैं उतना हमारा मतलब उतना हम उसको पॉजिटिव सोचकर ही उसके आगे बढ़ सकते हैं और उसके नजरिए को भी पॉजिटिव बता सकते हैं। फिर इसमें हमें 4 ग्रूमिंग इम्प्रूव के बारे में जो था नॉलेज अबाउट योर सेल्फ। और दूसरा इसमें हमें मतलब क्राफ्ट के साथ नहीं चलना है, फिंगर आउट मतलब उसके अपने उंगलियों को भी कैसे रखना है, सेल्फ नॉलेज कितना होना है, आत्मविश्वास जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हम कर पाएंगे। और इसके बाद इसमें 4 जो बातें बताई हुई थी, 7 बातें थी जो ग्रूमिंग इम्प्रूव के बारे में। पहली थी ईट गुड, सॉरी जो पहली थी नाउ अबाउट योर सेल्फ। दूसरी थी ईट गुड, मतलब हम कैसे हेल्दी रखें। जब हम हेल्दी होंगे तो हम अपने मतलब जब हम हेल्दी होंगे तो हम अपने आप से ही कर पाएंगे। दूसरा तीसरा था परफेक्ट। बस 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 बस, सब कुछ नहीं बताना है, दूसरों के लिए भी छोड़िए क्योंकि उनको भी ओके बताना ओके। है। Very good। चलिए आशा जी, सादर आमंत्रित हैं। आशा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो आशा जी, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट कीजिए आशा जी। कोई हो अगर आसपास तो उनको बुला लीजिए अनम्यूट करने के लिए। रेड कलर का माइक होगा, उसके ऊपर से क्लिक करना है। जी सर। हाँ बोलिए। सर हमने जो 2 वीडियो में हमने सीखा है उसमें पहली वीडियो मंच पर आधारित थी, जिसमें हमने किस प्रकार अतिथियों का स्वागत करना चाहिए, दीप प्रज्वलित किस प्रकार कराना चाहिए उसके बारे में सीखा। दूसरी वीडियो ग्रूमिंग के बारे में थी, जिसमें अपनी बॉडी बिहेवियर, आई कांटेक्ट और ग्रूमिंग क्यों जरूरी है इसके बारे में सीखा। ग्रूमिंग क्या है, अपने आप पर स्वयं में सुधार लाना, सर ये सब कुछ सीखा। थैंक यू सर। बहुत बेहतरीन। चलिए अब ज्योति सेन जी। नमस्ते सर जी। जी नमस्ते। मैंने दोनों ही वीडियो देखे थे। फर्स्ट वीडियो में किस तरीके से हमारे लिए शुरुआत करनी है, किस तरीके से मंच संचालन में सबसे पहले शुरुआत की जाती है, वो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से की थी। ये उससे सीखा है कि किस तरीके से दीप प्रज्वलन कराना है। और सेकंड वीडियो में था ग्रूमिंग के बारे में कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये, आप लोगों के सामने, हम अपने लोगों के सामने कैसे रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हैं, कैसे लोगों के नजरिए को बदल सकते हैं। और उन्होंने ग्रूमिंग स्किल को इम्प्रूव करने के पॉइंट भी बताए थे कि गुड ईट बताया था, एक परपेचुअल स्माइल बताया था, अवॉइड थिंकिंग और कॉन्फिडेंस बताया था कि यदि ये हमारे अंदर है तो हम बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत बेहतरीन। चलिए अब अभिनंदन जी। अभिनंदन सर।
आपको आवाज नहीं आ रही सर आपकी। बाहर है इसकी आवाज नहीं आ रही। हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं एक्चुअली बस में हूँ तो हो सकता है हाँ, हाँ। हो रही हो। मतलब ये है कि जी पहला वीडियो जो है वो एंकरिंग की शुरुआत कैसे हो, प्रॉपर तरीके से उसको कैसे शुरू किया जाए, कैसे एंडिंग की जाए, ये था। और दूसरा ग्रूमिंग के बारे में, अर्थात अपने आप को हम कैसे ज्यादा व्यवस्थित करें और विचारों को ज्यादा व्यवस्थित कर पाए। वैसे आमतौर पर होता यह है कि ग्रूमिंग से तात्पर्य जो बाह्य रूप आकार प्रकार से होता है, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने विचारों को भी कैसे बेहतर बना पाए, ये इसके बारे में था। और तीसरा वीडियो और भी बढ़िया लगा मुझे, जो उसमें मुद्दा थी वो बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से बोल रही थी। उनका जो वक्तव्य था बहुत शानदार था, जो उनकी मुद्रा, बोलने का तरीका, आंखों का जो कॉन्टेक्ट, आई कॉन्टेक्ट वगैरह है, ये बहुत बढ़िया था, बहुत शानदार था। बस यही बोलना है सर। बहुत बेहतरीन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रामेश्वर जी अपना वीडियो, लोगों का वीडियो बंद है, जो बाहर नहीं है, सिर्फ 2 लोग बाहर हैं, बाकी सारे तो घर में ही हैं, तो वीडियो अपना ऑन करिए। और रामेश्वर जी आप लॉक खोलो यार, लॉक खोलिए यार। हेलो रामेश्वर जी अनम्यूट कीजिए अपना। बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये कह रहा है कि मतलब जहाँ वीडियो या नहीं देख पाए सर, इस बार काम में बिजी रहे थोड़ी, तो ज्यादा जानकारी नहीं रही इस बार। चलिए कोई बात नहीं, दूसरी देख के बार बता ध्यान। देंगे। हाँ हाँ हाँ, ओके, धन्यवाद। निधि जी सादर आमंत्रित हैं आप, बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। पहला वीडियो एंकरिंग का था, तो एंकरिंग कैसे करनी चाहिए, वो इतने अच्छे से कैसे दीप प्रज्वलन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और अतिथियों का स्वागत कैसे, नाम लेने हैं, तो वो सब देखा। और दूसरा वीडियो था ग्रूमिंग का, तो ग्रूमिंग में अंदर से भी आपको स्वस्थ रहना चाहिए, बाहर से बस दिखने से कुछ नहीं होता है, और चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, और ये सब देखा था। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब कौन बताएगा? सुचिता जी, सुचिता सक्सेना। सुचिता जी मेरी आवाज आ रही है? संचिता जी, हाँ संचिता जी, सॉरी। संजीता जी आवाज आ रही है मेरी? चलिए वो कनेक्ट करते हैं, तब तक और कौन बोलेगा? आज तो सबको मुझे पकड़ पकड़ के बुलवाना पड़ेगा, ऐसा क्यों? दीपाली जी, दीपाली जैन। अनिल कुमार जी। हाँ सर। जिनेन्द्र, कैसी है आपकी तबीयत? हाँ ठीक है सर, वो ठीक है? लू लग गई थी। ओके। हाँ आपने सर। वीडियो देखे थे हाँ सर? सर, मैंने पहला वीडियो तो नहीं देखा, ओके। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगा मंच संचालन के लिए
सबसे पहले तो मंच संचालन करने के लिए हमें अपने आप को अच्छा ऐसे बॉडी बना के जाना है जिससे वहां पर सबके सामने अच्छा लगे। और दूसरी बात, जब मंच संचालन करते हैं तो हमें जो अतिथियों को बुलाना है उनको हमें क्रम से नाम लेकर के एक एक करके बैठा देना है, और उसके बाद हमें दीप का कार्य करना है। इस बीच में हम जब करते तो जी सर, इसके बाद फिर हम और आगे चल के करने के बाद फिर सबसे लास्ट में हमको आभार का विशेष ध्यान रखना है। जब आभार प्रदर्शित करते हैं उस समय हमारे लिए जरूरी है कि हम छोटे से छोटे लोगों को और किसी को भी ना छोड़े, सबके नाम लेकर के हमको वहां पर संचालन करना चाहिए। और दूसरी वीडियो जो थी वो थी हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए, जैसे सेल्फ ग्रूमिंग कैसे होना चाहिए, जो स्वयं को अच्छा लगे वो हमें देखना है। और इससे हमें एक फायदा मिलता है कि हम पॉजिटिव रहते हैं, और जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो सब जो भी कार्य हम करते हैं वो सब पॉजिटिव ही होते जाते हैं। और अपने आप को हम इम्प्रूव कैसे करें, इसके लिए अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं। जैसे लो या हाई प्रोफाइल, इस पे हमें बहुत जरूरी है काम करना। हमें दूसरों को नहीं देखना है वो कैसे क्या कर रहे हैं, किस प्रकार के कपड़े पहन रहे हैं, हमें अपने आप को ऐसे बना के चलना है कि वहां पर लगे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, उस पे ही ध्यान दिया जाए, ना कि दूसरों को देख करके। ईट गुड का हमें ध्यान रखना है, हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है ना, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और हमारी बॉडी या हमारा चेहरा हमेशा खुश रहना चाहिए, प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। जब हम मंच पर रहें या कहीं भी रहें तो हमें प्रसन्न रहना चाहिए, और हमें अपने आप पर फोबिया नहीं होने देना है। जो हमारे अंदर कमी थी कि हमें जिस चीज की लगता था कि जिनको हमें डर लगता है उनका डर हमारे चेहरे पर बैठा ही रहता था, अब कुछ हद तक हम उससे हम बाहर आ चुके हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और जो तीसरा वीडियो है वो तो बिल्कुल आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जो उनने बोलना शुरू किया, कितने लोग वहां बैठे हुए थे सभा में, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। एक एक चीज उनने शुरू से लेके अभी तक की जितनी घटित हुई सब एक एक करके बताए। मतलब उनने अपने आप को ऐसे वो बना लिया था कि हमें क्या बोलना है, क्या हम डिटेल में जाके बोल सकते हैं या शॉर्ट में बोल सकते हैं, वो हम वहां पर मंच पे रखना चाहिए। ये हमें बहुत जरूरी है, इसको हमें अभी इस पे काम करना है। जी धन्यवाद सर। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब रक्षा जी, रक्षा शुक्ला। नमस्ते सर। नमस्ते सर, जो 2 वीडियो थी, एक वीडियो में जो मैं मंच संचालन कर रही थी उनका तरीका बहुत अच्छा था। नए नए शब्दों का प्रयोग कर रही थी, सबको सम्मान के साथ बुला रही थी, और उनका बोलने का स्टाइल ही अलग था। आई कांटेक्ट अच्छा था, बॉडी पोस्चर जैसा सब कुछ बहुत अच्छा था। उनकी आवाज में कोई हेजिटेशन नहीं था, बस वो सम्मान के साथ जिसको भी बुला रही थी, दीप प्रज्वलन के समय करना है वो भी किया, शायरी का प्रयोग भी किया, और उन्होंने सबका सम्मान किया बारी बारी से। इसके बाद दूसरी जो वीडियो थी वो हमारी सेल्फ ग्रूमिंग की थी, तो उनने बताया कि हमें अपने आप पे क्या प्रयोग करना है, तब हम सबके साथ अलग दिख सकते हैं। मतलब उन्होंने बताया था कि हमें क्राउड में नहीं चलना, हमें स्टैंड आउट करना है, अपने आप को अलग दिखाना है। उन्होंने बताया बिहेवियर, बॉडी पोस्चर, एटीट्यूड, मतलब अलग दिखना चाहिए। और उन्होंने बताया कि पॉजिटिव फील, मतलब हम कैसे करेंगे, हम लोगों को तभी पसंद आएंगे जब हम अपने आप को पसंद आएंगे या कुछ हम अलग करेंगे। उनका तरीका, अपने आप का तरीका बदलेंगे, उनको अट्रैक्टिव करेंगे अपने आप में। इसके बाद उन्होंने बताया था कि आपकी पर्सनालिटी, मतलब आपको क्या सूट करता है, कुछ इस प्रकार से आपको ड्रेस आउट करना है। और हेल्दी डाइट के बारे में बताया था कि जब हम अच्छा भोजन करेंगे तो ना कि हमारी आंतरिक बॉडी बल्कि बाहरी बॉडी भी जो स्वस्थ रहेगी और स्वस्थ दिखेंगे, मतलब लोगों से अलग दिखेंगे, तरीका अलग होगा, कुछ इस प्रकार से दिखेंगे कि कुछ हम करने वाले हैं। और उसके बाद बताया था कि जो हेजिटेशन है ये पब्लिक प्लेस में ज्यादा होता है, लोगों को देख के तो होता ही है, तो ये जो डर है ये हमें बहुत जल्दी निकाल देना चाहिए, अपने आप में बड़ा नहीं होने देना इसको, क्योंकि ये डर बढ़ता जाता है
और अगर हम इसको शुरू से इस पे ध्यान दें तो फिर ये हल्के हल्के करके धीरे धीरे करके कम हो जाता है, जिसमें हम बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को। तो उन्होंने यही सब बताया, और पर्सनालिटी वगैरह, लुक कैसा दिखना चाहिए, इसी प्रकार से था। बहुत बेहतर, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रज्ञा जैन जी। जय 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 जी। सर, जो फर्स्ट वीडियो थी वो पूरी मंच संचालित थी, जिसमें जूली मल्होत्रा जी ने बताया था कि जब भी एंकरिंग करते हैं और कोई भी जैसे अतिथि आया तो सबसे मेन तो अतिथि को संभालना रहता है, क्योंकि जब अतिथि आती है तो एक अलग सा डर लगने लगता है। उनने किस प्रकार से अतिथियों को अपने शांत स्वभाव से संभाला, उनको एक एक करके बुलाया, उनका सम्मान किया। और जो दूसरी वीडियो थी ग्रूमिंग स्किल्स, उसमें ग्रूमिंग स्किल्स का मतलब ये अपना और अपनी बॉडी का ध्यान रखना। तो किस प्रकार से हम अपनी बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करें, अपने फेस पर स्माइल लाएं, ताकि हम संचालन अच्छे से कर सके। और उनने जो 7 पॉइंट्स भी थे उसके, जैसे एक 8 फुट मतलब अच्छा परफेक्ट स्माइल ऑन फेस, अपने फेस पर सबसे स्माइल होती है, अगर वो रहेगी तो पब्लिक के लिए थोड़ा सा वो भी रहता है, एंकरिंग करने में भी अच्छा लगता है। और 7 पॉइंट थे जिसमें एक था लव योरसेल्फ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन बाकी है अभी? निधि जी, संचिता जी, दीपाली जी, 3 बाकी हैं। कौन पहले बोलेगा? संचिता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? निधि जी आपको? दीपाली जी आप? चलिए, कोई बात नहीं, आवाज तो आ ही रही होगी, फिर कवरेज प्रॉब्लम कुछ हो सकता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मंच संचालन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, पर उससे पहले मुझे ये जानना है कि आप सब ने कभी ना कभी कोई ना कोई प्रोग्राम अटेंड किया होगा जहां पे कोई एंकर होगा, ठीक है? तो वो जो एंकर है ना, वो उसकी क्या चीजें आपको अच्छी लगती है? कौन बताएगा? एंकर क्या करता है जो आपको सबसे प्यारा लगता है, सबसे अच्छा लगता है, कि आपको कार्यक्रम देखने में मजा आता है? ऐसा क्या होता है? सर, तो उसके बोलने का तरीका। एक तो बोलने का तरीका, चलिए, और कोई? सर, बीच बीच में हंसाना, शायरी देना। हाँ, बीच बीच में हंसाना और शायरी बोलना, ठीक है, चलो, कोई चीज। आत्मविश्वास से भरपूर होना। आत्मविश्वास से भरपूर होना, वेरी गुड। 3 और? आवाज सर, उसकी आवाज बहुत बढ़िया होती है। एक जो एंकर होता है वो अपनी आवाज से प्रभावित करता है लोगों को। वेरी गुड। और? सर, सबसे पहले उसका व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए बाहर से। व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए। चलिए, तो आपने कोई 5 पॉइंट बताया, उस 5 पॉइंट के बारे में आज बात करते हैं। एक तो व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए, वो किस तरीके से बनाया जाए वो मैं सिखाऊंगा। दूसरा, शायरी या बीच बीच में हंसाना, जो बहुत जरूरी है, वो भी कब कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो भी बताऊंगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, ठीक है, वो भी किस तरीके से किया जाता है। आकर्षक दिखना, वो कैसे दिख सकते हैं, वो भी सिखाऊंगा। और सबसे ज्यादा जो हमें मजा आता है ना, कब मजा आता है? जब मंच संचालन जो हो रहा है ना, वो स्क्रिप्टेड हो, यानी पहले से स्क्रिप्ट बनाई हुई हो, इसके बाद यही आएगा, इसके बाद यही आएगा, यानी कि पूरा एजेंडा तैयार है, ठीक है? तो मंच संचालन सबसे पहले तो क्या होता है कि मंच के जो भी कार्यक्रम होंगे उससे ऑडियंस को अवगत करवाना। ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि मंच पे क्या चल रहा है, ठीक है?
मंच पे कौन आ रहा है, उसका ऑडियंस को पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति कौन है, इसने क्या क्या कार्य किए हैं, मंच पे क्यों है। ठीक है, तो मंच पे जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब कुछ की जानकारी ऑडियंस को देना, वो काम है एंकर का, और उसे बोलते हैं मंच संचालन। तो सबसे पहले क्या होता है, अतिथि का स्वागत। मुख्य अतिथि का जब स्वागत करते हैं तब आपने देखा होगा, मैंने जो वीडियो भेजा है किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अगर आप सिंपल तरीके से मुख्य अतिथि का स्वागत कर लेंगे तो कोई आपको नोट नहीं करेगा, ऑडियंस को मजा ही नहीं आएगा। तो मुख्य अतिथि का स्वागत कुछ अलग तरीके से आपको करना है, जिससे ऑडियंस रिमार्क करे, ऑडियंस कोई भी बात हो, किसी और उनके मन घूम रहे हो, माइंड से कहीं पे भी और हो, सब जगह छोड़ के वापस प्रोग्राम में आ जाए और सारे के सारे ऑडियंस वही देखे कि मुख्य अतिथि कौन है और उनको ऊपर लाया जा रहा है। ठीक है, आप देखना ये सब चीजें जो है ना, उसको एक आपको बनाना होता है स्क्रिप्ट, जैसे हम स्क्रिप्ट बनाते थे इसमें इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में, उसी तरीके से एंकरिंग में भी हमें एक स्क्रिप्ट बनाना होता है। वो स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, पर उसमें क्या क्या चीजें आती है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक होता है ईश्वर वंदना, कोई भी प्रोग्राम कर लो XYZ, पर ईश्वर वंदना के बगैर तो प्रोग्राम स्टार्ट होता ही नहीं। तो ईश्वर वंदना हमेशा ध्यान में रखनी है। उसके बाद दीप प्रज्वलन। दीप प्रज्वलन जो होता है उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना है एंकर को। एक तो जो दिया है वो तैयार है या नहीं, उसमें बाती डाली गई है या नहीं, घी डाला हुआ है या नहीं, उतनी मोमबत्तियां जितने भी मेहमान है, मान लो 10 मेहमान है और 2 ही मोमबत्ती है, तो 10 मेहमान किस तरीके से दीप प्रज्वलन करेंगे। तो 10 मेहमान है तो उनके लिए 10 मोमबत्तियां होनी चाहिए, एक माचिस होनी चाहिए। ठीक है, वो जो दिया साइड में है उसको बीच स्टेज पे लाने के लिए भी कोई ना कोई तैयार होना चाहिए। तो ये सारी चीजें देखना भी, ये मैनेजमेंट देखना भी एक मंच संचालक का कार्य है। तो उसको ये सब पहले से क्रिएट करके रखना है, यानी कि तैयार रखना। ठीक है, दूसरा बातचीत का कौशल। अगर आपने पूरा एजेंडा तैयार कर लिया है और आपने जो लिखा है वही आप बोलने वाले हैं, पर बीच में कुछ भी हो गया, मान लो जो मुख्य मेहमान है वो थोड़ी देर से आने वाले हैं, ठीक है, फिर मुख्य मेहमान के साथ दूसरे कोई अतिथि है, पहले से आपको नाम लिखाया गया नहीं है और बाद में वो आ गए, तो क्या करेंगे आप। मुख्य अतिथि का स्वागत जो करने वाले थे पुष्प गुच्छ से या कोई गिफ्ट देके, जो आपको नाम लिखाया गया था वो नहीं आ रहे और उनकी जगह किसी और का नाम डालना है, तो क्या करेंगे। तो इन सब चीजों के लिए भी आपको तैयार रहना है। आपके पास हमेशा स्क्रिप्ट और पेन होना बहुत जरूरी। ठीक है, अगर आप कुछ बोल भी रहे हैं उस वक्त भी कोई आके आपको कोई चिट्ठी दे रहा है, ठीक है, तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा है जो एट द टाइम जरूरी है। आप ऐसा सोचते हैं कि मैं ये जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ उसे खत्म करने के बाद चिट्ठी पढ़ूंगी, तो वो वक्त निकल जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बातचीत का कौशल होना बहुत जरूरी है, इसलिए पहले इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग आपको सिखाया जाए। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग का जितना भी ज्यादा आप प्रयोग करते रहेंगे ना, उतना बातचीत में आपका कौशल बढ़ता रहेगा। स्टेज पे जो भी आर्टिस्ट आता है वो अपनी कोई भी कृति लेके आ रहा है, ठीक है, कोई भी आइटम लेके आ रहा है, तो उसके बारे में एक यूनिक परिचय देना बहुत जरूरी है। तो अब आ रहे हैं डांस करने के लिए सो एंड सो, ऐसा आप बोलेंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इम्पैक्टनेस लाने के लिए आपको उस आर्टिस्ट के बारे में कुछ यूनिक बताना पड़ेगा। यूनिक यानी कुछ ऐसा जो सबको पता नहीं है, कि वो डांस आर्टिस्ट मानो क्रिकेट अच्छा खेलता है, तो आप उसको जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तब आप उसको ये भी बता सकते हैं। या फिर डांस जो करने आ रहा है उसने पहले कोई ट्रॉफी जीती हुई है, कोई कंपटीशन जीता हुआ है, तो उसके बारे में भी आपको बताना है, जिससे लोगों को पता नहीं है वो चीजें पता चले।
और अगर मैं ऑडियंस में बैठा हूँ और एंकर ऐसा बोल रहा है कि अभी जो डांस करने आ रहे हैं वो पिछली बार कंपटीशन में विजेता हुए हैं, ठीक है, पूरे हमारे राज्य में, तो जितने भी लोग बैठे हैं ऑडियंस में, सब लोगों का फोकस ऊपर चला जाएगा स्टेज के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो अवार्ड विनिंग डांसर है जो यहाँ पे अभी डांस कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी एंकर हैं, जो सफल एंकर हैं, उन सबके पास मुक्तक, शायरी, कहानी बहुत सारी होती है। तो आपको लिख के नहीं जाना है, पर कुछ मुक्तक, कुछ शायरियां, कुछ कहानियां आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। तो किसी भी पोजीशन में कौन सी शायरी फिट होती है, किसी भी मौके पर कौन सी कहानी फिट होती है, उतना अगर आपके माइंड में आप बिठा लो तो आप कहीं पे भी पीछे नहीं रहेंगे। जब भी आपको लगे कि ऑडियंस थोड़ी बोर हो रही है या फिर ऑडियंस अंदर अंदर बातें करने लगी है, तो आप कहानी बोल सकते हैं, शायरी बोल सकती हैं, मुक्तक बोल सकते हैं, आप कोई जोक बोल सकते हैं। लोगों को हंसाने के बहुत सारे उपाय हैं, उसमें से कोई भी कर सकते हैं। तो लोग अटेंशन में आ जाएंगे और सीधे आपसे जुड़ेंगे। और मंच संचालक का काम ही ये है ऑडियंस को स्टेज पे जोड़ना, ठीक है। इस दौरान कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग भूल से भी ना हो, उतना आपको ध्यान रखना। कोई भी गलत शब्द, यानी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कि कास्ट, कास्ट कौन किसको बोलते हैं? जात पात। जात पात या फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म, इसके बारे में कभी भी भूल से भी स्टेज के ऊपर एज ए एंकर हमें नहीं बोलना है। हमारी कोई भी वाक्य में ये कुछ आना नहीं चाहिए। दूसरा है क्रीड। क्रीड यानी मान्यता। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मान्यता होती है, धार्मिक मान्यता होती है, सामाजिक मान्यताएं होती है। उन मान्यताओं के बारे में भी कभी भी बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, कुछ को नहीं भी पसंद आ सकता है। बहुत सारे अलग अलग इश्यूज खड़े हो सकते हैं। तो कभी भी कास्ट के बारे में नहीं बोलना है, क्रीड के बारे में नहीं बोलना है, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, ठीक है। पॉलिटिक्स अभी तो चल रहा है इलेक्शन, तो इलेक्शन के बारे में किसी को लगे कि चलो मैं कुछ बोलता हूँ, पर नहीं बोलना है कुछ। किसी पार्टी का नाम नहीं देना है, किसी नेता का नाम नहीं देना है। एज अ मंच संचालक, एज ए एंकर, जब आप स्टेज के ऊपर हैं तो आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी। तब ना तो आप किसी धर्म से बिलोंग करते हैं, ना किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपको ना किसी पार्टी के बारे में बोलना है, ना किसी धर्म के बारे में बोलना है, ना किसी कास्ट के बारे में बोलना है, ना किसी क्रीड के बारे में बोलना है। आपको सिर्फ लोगों को हंसाना है, अपने आप को ज्वाइन करना है उनके साथ, और स्टेज पे जो चल रहा है उसके साथ उन लोगों को कनेक्ट कर देना। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरज जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, उसके बाद बहुत जरूरी है सेल्फ ग्रूमिंग। क्योंकि जब भी आपने स्टेज के ऊपर किसी भी एंकर को देखा होगा तो वो एक अलग प्रतिभा का मालिक दिख रहा होगा। उसके कपड़े भी बहुत बेहतरीन होंगे, उसके फेस पे चमक दिख रही होगी, उसके मुंह पे स्माइल दिख रही होगी, ठीक है। और पूरे आत्मविश्वास से वो बोलता होगा और बहुत ही शांति से बोलता होगा। कोई हेजिटेशन नहीं दिख रहा होगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये इसमें कॉन्फिडेंस की कमी। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या करना है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको कोई भी मैनेजमेंट बुलाए एज अ एंकर, तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है जो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। आप नोट और पेन लेके बैठ जाइए, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखिए, तो बहुत जरूरी। सबसे पहले तो जब आपको एंकरिंग के लिए बुलाया जाए तो सबसे पहले नो योर ऑडियंस, जो हम करते थे ईपीएस में, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में आपको सिखाया था कि आपकी ऑडियंस को पहचाने। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको मैनेजमेंट से पूछना है कि ऑडियंस कौन है, कितनी पढ़ी लिखी है, क्या उम्र है उनकी, अभी क्या कर रहे हैं वो लोग, उनका प्रोफेशन क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए सबसे पहला। दूसरा, उनसे मांग लीजिए कि पूरा एजेंडा क्या है, किस बारे में प्रोग्राम है,
सबसे पहले क्या किया जाएगा, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, किस तरीके से प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा, उसका एजेंडा उनसे मान लेंगे। ठीक है। तीसरी चीज, जब प्रोग्राम करना है, जितने बजे भी शुरू होने वाला है ना प्रोग्राम, उसके 1 घंटे पहले आपको पहुंचना है। 1 घंटे पहले पहुंच के जहां पे खड़े रह के, स्टेज पे खड़े रह के आपको बोलना है ना, उसी जगह पे जाके खड़े रहे। उससे क्या होगा, जो आसपास का ऑरा है ना, उसको आप अभी से एक फीलिंग देना शुरू करें। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ खड़े रहने से क्या फीलिंग आती है। तो अगर आप 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं तो आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो जाएगी। भले ही ऑडियंस में कोई बैठा नहीं है, 1 घंटे पहले जाओगे कोई नहीं बैठा, तो आप जाओ, वहां पे फील करो स्टेज को, जहाँ पे खड़ा रहना है वहां पे खड़े रहो, और वहां पे एक लंबी सांस लो अंदर। लंबी सांस लेके धीरे धीरे सांस को छोड़ो, और 1 to 10 काउंट करो मन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मन में आपको 1 to 10 काउंट करना है। तब तक आपके अंदर जो भी आपकी पेट में गुदगुदी हो रही होगी, हाथ में पसीना हो रहा होगा, आपके सर पे पसीना हो रहा होगा, कोई भी आपको हेजिटेशन होगा ना, वो सब कुछ निकल जाएगा। कब? आप 1 घंटे पहले पहुंच के स्टेज पे जहां से बोलना है वहां पे खड़े रह के एक लंबी सांस लेके 10 to 9 10 to 1 काउंट करेंगे। तब ये सब कुछ चला जाएगा और एक अलग कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। समझ में आया? चलिए, दूसरा एक सबसे बेहतरीन, सबसे जरूरी बात, ये एजेंडा आपने ले लिया, उसके बाद आपको उस एजेंडा के बराबर अपनी स्क्रिप्ट घर से बना के जानी है। ठीक है, पूरी स्क्रिप्ट घर से बना के ही जानी है। वो स्क्रिप्ट वहां पे तो क्या होगा, जब आप एज ए एंकर खड़े हैं ना, तो एक आपको पोडियम दिया जाता है। पोडियम के ऊपर स्क्रिप्ट रखने की जगह होती है, वहां पे आप रखिए, और माइक वहीं पे होता है, तो माइक पे आपको बोलना है, तो पढ़ के बोलना है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मुंह जबानी बोलना है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट लिख के जाएंगे आप, तो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप स्क्रिप्ट को बोल पाएंगे, और कॉन्फिडेंस में कोई भी कमी नहीं आएगी। समझ रहे हैं? पर उससे पहले ये 4 चीजें करना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी चीजें मैंने बताई, कौन बताएगा? जिसमें लिखा होगा उनको ही पता होगा। कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में डालिए, कौन बताएगा? शिवानी जी आप बताइए। सर सबसे पहले तो ऑडियंस के बारे में जानना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड वाला टाइम से पहले पहुंचना। आप जहाँ पर एंट्री करने जा रहे हो तो आपको करीब आधे या 1 घंटे पहले पहुंचना चाहिए, जिससे कि सर आपके पेट में जो गुदगुदी हो रही होगी, पसीना आ रहा होगा, तो वो सब कम हो जाएगा। और सर वाकई में ऐसा होता है कि अगर अपन उस जगह पे खड़े होके थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो बाद में जो ऑडियंस के सामने अपन को बोलना है, तो उसमें अपन को हेजिटेशन नहीं होती है। वेरी गुड। रिया जी आप बताइए, क्या क्या बोला मैंने? 4-5 चीजें बोली। बस सर, इसमें पहले था कि अपनी ऑडियंस को पहचानना है। दूसरा था किस सब्जेक्ट पर कार्यक्रम है, उसका पूरा एजेंडा आपको कलेक्ट करके रखना है। तीसरा था प्रोग्राम में 1 घंटे पहले आपको पहुंचना है, जहाँ पोडियम है वहां पे आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको हेजिटेशन वगैरह कुछ भी हो तो लंबी सांस लेनी है। 10 to 1 तक आपको काउंट करना है, जो भी हेजिटेशन है, जो भी घबराहट है, वो निकल जाएगी। पांचवा था कि आपको एजेंडा मतलब कार्यक्रम की के अकॉर्डिंग ही अपनी स्क्रिप्ट तैयार करनी है। पोडियम पे आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। वेरी गुड। ये 5 चीजें आपको करनी ही करनी है, और ये 5 चीजें हो जाए जब हाँ एक सर जी, एक स्क्रिप्ट। बात पूछना सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जैसे आपने कहा कि अपन को 1 घंटे पहले पहुंच के वहां पर जानकारी देखना है, लेना है और अपने आप को व्यवस्थित करना है। तो मान लीजिए मैं गया और मुझे लेफ्ट साइड खड़ा होने के लिए दिया गया, और जबकि मैं वहां पर असह्य महसूस कर रहा हूँ, और राइट साइड आने पर यदि मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे पॉजिटिव मिलती है, तो क्या वहां पर हम चेंजिंग कर सकते हैं?
आप मैनेजमेंट से बोल सकते हैं कि इसकी जगह वहां पे रखिए तो ज्यादा मजा आएगा। अगर वो परमिट करते हैं तो हो जाएगा, अगर वो परमिट नहीं करते हैं तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जी सर जी जी। चलिए। तो एक बार जब स्क्रिप्ट बन जाती है ना, उसके बाद आपको आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े रहकर आपको बोलना है, आपको खुद को देखना है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ। ठीक है, चलिए। तो सेल्फ ग्रूमिंग क्या होता है, सौंदर्य कौशल्य क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो चीजें आपने लिख के रखी है बहुत जरूरी है, ये चीजें करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे एंकर बनेंगे। चलिए, सेल्फ ग्रूमिंग में सबसे पहले अपने आप के बारे में जान, सबसे पहले हमें अपने आप के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि सब लोग, दुनिया का कोई भी आदमी हो ना, सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है, खुद से। ठीक है, तो उसके लिए दुनिया का सबसे सुंदर आदमी या सबसे सुंदर औरत वो खुद है। तो अपने बारे में सबसे पहले जानना है तो किससे पूछेंगे, अपने दोस्तों से पूछेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स से पूछेंगे। क्या पूछेंगे, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, ये नहीं। उनको सीधा ही बोलना है कि मैं क्या करूं तो अभी जो हूं उससे ज्यादा सुंदर दिखूं, ज्यादा हैंडसम दिखूं। समझ में आ रहा है क्या पूछना, कि ऐसा मैं क्या करूं कि ज्यादा सुंदर या ज्यादा हैंडसम दिखूं। तब वो लोग आपको कुछ ना कुछ एडवाइस देंगे, वो एडवाइस आपको अटेम्प्ट करनी है और उसके बारे में ध्यान से सुन के उसके बाद उसको अपने आप पे लागू कीजिए। तो सबसे पहले अपने आप के बारे में जानिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं कि मैं क्या ज्यादा अच्छा करूं कि मैं अभी जो हूं उससे भी ज्यादा अच्छा दिखूं। समझ रहे, चलो। दूसरा, अपनी वैल्यू करें। खुद की वैल्यू अगर आप नहीं करेंगे तो लोग भी आपकी वैल्यू, तो खुद की वैल्यू सबसे पहले कीजिए। किस तरीके से करेंगे खुद की वैल्यू, कौन बता पाएगा। अपनी खुद की वैल्यू करनी है तो किस तरीके से करें। चलिए मैं यही बता देता हमें अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना। हूँ। हाँ, एक तो सबसे पहले आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। हाँ आप, हाँ, आपके अंदर आत्मविश्वास होगा और आप दूसरों से कुछ अलग दिखते होंगे। अलग दिखते होंगे मीन्स, जो एक झुंड होता है ना, उसका एक भाग हमें नहीं बनना, हमें उनसे अलग दिखना। ठीक है, तो उनसे अलग कैसे दिखेंगे, वो लोग सामान्य कपड़े पहनते हैं, हम कुछ लाल पीला पहन के चले जाएंगे, ऐसा करेंगे नहीं। हमें उनसे अलग हमारे संस्कारों से दिखना है, हमारी आवाज से दिखना है, हमारे कौशल से दिखना है, हमारा जो भी बिहेवियर है उससे दिखना। लोगों के सामने, लोगों के बीच में जब होते हैं ना, तब हमारा बिहेवियर देखा जाता है, तब हमारा इंप्रेशन कैसा पड़ रहा है, वो हमें दूसरों से अलग करता है। ठीक है, तो खुद की वैल्यू अगर करनी है तो ऐसे तैयार होना है आपको कि लोग आपको देखें। कपड़े ऐसे पहनने, जरूरी नहीं है महंगे ही कपड़े पहने, जो भी आप अभी पहन रहे हैं वही कपड़े पहनिए, पर वो इस्त्री करे हुए होने चाहिए, एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। ठीक है, अगर जेंट्स है तो दाढ़ी के बाल बड़े हुए हैं, मूछों के बाल बड़े हुए हैं, नाक के बाल बाहर आ रहे हैं, कान के बाल बाहर आ रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन शेव होना चाहिए। ठीक है, अगर लेडी है तो वो भी एक माइल्ड मेकअप उनके फेस पे भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कर सकेंगे, और अगर आप खुद अपनी वैल्यू करेंगे तो ही लोग आपकी वैल्यू करेंगे, वरना कोई नहीं करेगा। तीसरा है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास से भरपूर आप तभी होंगे जब आपकी स्क्रिप्ट एक बार तैयार हो चुकी है। जब आप स्टेज पे जाते हैं ना, तब वो हाथ में पसीना होता है और अंदर गुदगुदी होती है, वो सब क्यों होता है, क्योंकि आत्मविश्वास की कमी है। क्यों आत्मविश्वास की कमी है, क्योंकि पूरी तैयारी हमने नहीं की। अगर तैयारी पूरी की है तो हमारे अंदर आत्मविश्वास अपने आप संचारित होता है, अपने आप उद्भवित होता है। समझ रहे हैं? तो आत्मविश्वास की बहुत जरूरत है।
तैयारी करके जाओगे तो आत्मविश्वास रहेगा ही रहेगा, वो कहीं नहीं। व्यक्तित्व में विकास, व्यक्तित्व में विकास कैसे हो सकता है? ये सारे जो वाक्य है ना एक दूसरे के पूरक, ठीक है। मैंने आगे भी बात की, अपनी वैल्यू करें, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करें तो ही व्यक्तित्व में विकास होगा। व्यक्तित्व में विकास तब होगा जब एक झुंड से कुछ अलग आप करेंगे, लोग आपको पहचानने लगेंगे, लोग आपको जानने लगेंगे। आपने एक दो प्रोग्राम किए, जितने लोग ऑडियंस में थे उन लोगों की नजर में आप एक अलग व्यक्ति बन गए। क्यों? क्योंकि वो लोग नीचे बैठे हैं, आप ऊपर से मंच संचालित कर रहे हैं। और मार्केट के अंदर, समाज के अंदर जो लोग बोलते हैं ना, उनकी एक अलग आभा, एक अलग पर्सनालिटी लोगों के माइंड में होती है। तो जितना ज्यादा आप बोलेंगे और लोगों को आपकी बातें सुनने में मजा आने लगेगा ना, तब आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा। उनके दिमाग में आपका एक अलग पर्सपेक्टिव बनेगा, तो आपके व्यक्तित्व में ऑलरेडी विकास होता है। बातचीत का कौशल, बातचीत का कौशल तो आपको समझ में आ गया है, क्योंकि इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग हमने किया ही है। कोई भी विषय आपको दिया जाए, XYZ कोई भी विषय दिया जाए, उस विषय पे एट अ टाइम अगर आपको बोलने को दिया जाए तो भी अब आप बोल सकते हैं, इतने सक्षम सारे हो चुके हैं, ठीक है। तो बातचीत का कौशल बहुत जरूरी है। अगर एंकरिंग के दरमियान कोई भी हेजिटेशन हुआ, कोई भी कार्यक्रम में फेरफार हुआ, 8 नंबर का जो कार्यक्रम है वो 2 पर लेना है, ऐसा मैनेजमेंट ने आपको कहा, तो आप तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। और किस तरीके से ऑडियंस को, एक बार चलो आपने बोल दिया कि 2 नंबर पे ये कार्यक्रम होने वाला है और अब 8 नंबर का कार्यक्रम 2 पे लाना है, तो किस तरीके से ऑडियंस को आप कनेक्ट कर पाएंगे 8 नंबर के कार्यक्रम 2 पर लाने के लिए और दूसरा तीसरे पे लाने के लिए, वो आपको अंदर से ही पता चल जाएगा कि किस तरीके से मुझे करना है। क्यों? क्योंकि आपने बातचीत का कौशल्य जो है वो अपने अंदर बिल्ड कर लिया है। सबसे अलग तरीके से रहेंगे। अगर आप एंकर हैं तो उस दिन ऑडियंस और स्टेज के बीच की कड़ी है आप, ठीक है। तो उस वक्त अगर आप सबसे अलग नहीं रहे, अगर आप स्टेज के ऊपर जो लोग हैं उनसे जाके मिल गए तो ऑडियंस को खो बैठोगे। अगर ऑडियंस में जाके आप बैठ गए कि अगर प्रोग्राम चल रहा है तब तक मैं यहाँ बैठता हूँ फिर ऊपर चला जाऊंगा, तो भी डिस्कनेक्ट कर जाओगे स्टेज के जो आर्टिस्ट है उनसे। तो आपको आर्टिस्ट से और ऑडियंस से कनेक्ट नहीं करना है, उन दोनों को कनेक्ट करने वाली कड़ी है आपको बीच में रहना बहुत जरूरी। उसके बाद अपने आप के बारे में जानकारी लें। जो भी मैंने पहला ही वहां बताया था कि ये सब एक दूसरे के पूरक है। अपने आप के बारे में जाने, जो पहला था वैसा ही ये है, अपने आप के बारे में जानकारी लें। किनसे लेंगे? क्या बोल बताया था मैंने? कौन बताएगा? आपको भी बोलना है आज। अपने आप के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो किनसे लेंगे? अपने बताइए। फ्रेंड्स, फैमिली से। यस, फैमिली से, फिर अपने दोस्तों से कि दोस्तों से। मुझ में ऐसी क्या कमी है कि जो मुझे पूरी करनी है। वेरी गुड। तो अपने आप के बारे में जानकारी उनसे भी लेनी है और कि आप इससे खुद ज्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं सर? सॉरी, ज्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं हम? जो तैयारी हमने की है उससे भी अच्छा कुछ कर सकते हैं या नहीं? जितनी अच्छी तैयारी करोगे उतना अच्छा होगा। अपने आप के बारे में आपने जानना है। यहाँ पे दूसरों को पूछो कि ये जो मैंने तैयारी की है, जो आप आईने के सामने देख के बोल रहे थे ना, वही अपने घर के जो मेंबर्स है ना उनके सामने बोलिए और उनको बताइए कि ये कैसा लग रहा है, इसको मैं ये दूसरे स्टाइल में करूँ तो कैसा लगेगा, तो दूसरे स्टाइल में करके बताइए। तो वो आपको बताएंगे कि ये दूसरा स्टाइल है ना, वो पहले से कुछ अच्छा लग रहा है, तो आप दूसरा स्टाइल अपना सकते हैं, ठीक है। ऑडियंस, अगर आपको पता होगा ना, नो योर ऑडियंस जो मैंने बताया कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, वो अगर आपको पता होगा तो आप बहुत अच्छे एंकर बनेंगे। मान लो स्कूल के बच्चे हैं, तो उनके सामने जब आपको प्रेजेंटेशन देना है, एज एंकर बनना है, तो बच्चों को किस तरीके से समझाया जाता है वो तो आपको पता ही है, क्योंकि आप सब शिक्षक है, तो उस तरीके से बात करनी है। पर अगर मान लो ऑडियंस में सारे सीनियर सिटीजन,
तो वहां उस टोन में बात नहीं कर सकते, वहां पे आपको सम्माननीय तरीके से बात करनी है, तो वो पूरा स्टाइल आपका अलग होगा। इसीलिए सबसे पहले मैंने यही सिखाया था कि नो योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस के बारे में जानिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, जितनी बार प्रैक्टिस करते जाओगे वो, ये कैसा है पता है, एक छुरी है, जितनी बार घिसोगे ना उतनी तेज होती जाएगी अपनी धार। ठीक है, चलिए। स्वस्थ रहना और भोजन का ध्यान रखना। वो बोलते हैं ना कि जैसा आहार वैसे विचार। ठीक है, जैसा हम खाते हैं ना वैसे ही हमको विचार आते हैं। तो अगर हमको हमारा व्यक्तित्व बहुत बढ़ाना है, व्यक्तित्व में बहुत विकास करना है, तो घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाना है। बाहर का फास्ट फूड जो है वो कम करना है, कि फास्ट फूड जितना कम करोगे और उतना अच्छा आप घर का शुद्ध स्वादिष्ट खाना खा पाओगे। घर का शुद्ध और सात्विक खाना खाओगे तो विचार भी शुद्ध और सात्विक आएंगे। ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं हो। तो अगर आप बीमार नहीं होंगे, आप स्वस्थ होंगे, भोजन का ध्यान रखते होंगे, तो आप तैयारी भी अच्छे तरीके से कर पाओगे, और आपका स्वास्थ्य अच्छा होने के कारण आपके अंदर उत्साह और उमंग भी इतना ही दिखेगा। मान लो अगर आपने एंकरिंग के लिए परसों जाना है 2 दिन के बाद, ठीक है, और आज आपका तबीयत बिगड़ जाए, तो अब ना तो आप प्रिपेयर कर पाओगे, न तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे, न आपने स्क्रिप्ट लिखी नहीं है, अभी प्रैक्टिस भी बराबर नहीं की है, और आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आप कर नहीं पा रहे हो। और जिस दिन जाना है उस दिन कुछ तबीयत ठीक हुई है, तो एकदम फटाफट फटाफट आपको सब करना पड़ेगा, और जो आउटपुट आप देना चाहते थे ना वहाँ, वो अच्छा आउटपुट आप वहां पे नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दे पाओगे? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी, और तबीयत क्यों खराब हुई? क्योंकि आपने कुछ भी खा लिया। ठीक है, तो स्वस्थ रहना है, भोजन स्वस्थ लेना है, जैसा आहार होगा वैसे ही विचार होंगे, ये ध्यान में रखना। और सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप से प्यार करें। दुनिया के सब लोग सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से ही करते हैं, पर अपना खुद का ख्याल उतना नहीं रखते। उनको ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लेडी हूँ, जेंट्स को लगता है मैं दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा हूँ, पर अपने आप से प्यार करना मीन्स अपने आप की देखभाल रखना, योग्य कसरत करना, टाइम से खाना खाना, स्वादिष्ट खाना खाना, अपने घर का खाना खाना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी। आप सबको ये एक बात पता है कि अगर हम कसरत करें ना डेली, तो हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, हम बीमार नहीं होते। कितने लोगों को पता है? कमेंट बॉक्स में डालिए जितने को पता है, हाँ हाँ या ना। कसरत करना शरीर के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। कितने लोगों को पता है? रामेश्वरम जी को पता है, यश शिवानी जी को पता है, रिया जी को, प्रज्ञा जी को पता है, ज्योति जी को पता है, अनिल जी को, रश्मि जी को, स्मिता जी को, लगभग सबको पता है। ठीक है, अब मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दीजिए कि आप सबको पता तो है, पर कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? शिवानी जी ने पहले ही लिख के दे दिया कि पता होने के बाद भी हम नहीं करते। कितने लोग करते हैं? सबको पता है ना, बहुत सारे लोग करते हैं। वेरी गुड। तो एक्सरसाइज हमेशा कीजिए, क्योंकि हमको जो कुछ पता होता है ना वो सब हम करते नहीं है। पर मुझे खुशी है कि रिया जी कभी कभी करती हैं, सुषमा जी करती हैं। जो लोग नहीं भी करते हैं ना वो लोग करना शुरू। एवरी डे मॉर्निंग एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, जो आपके मन को भी प्रफुल्लित करेगा, आपके तन को भी तंदुरुस्त रखेगा, अच्छे अच्छे विचार लाएगा, और एक अलग आभा आपकी बनेगी। जो नहीं करते कीजिए। ठीक है, चलिए। तो खुद खुद को प्यार करना किसे बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हर रोज कसरत कीजिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, मन को प्रफुल्लित रखिए, हमेशा खुश मिजाज रहिए, और खुद को हमेशा ग्रूमिंग में
खुश रखिए, स्माइल मेकअप कीजिए, लड़कियां हैं तो, अगर जेंट्स हैं तो एकदम क्लीन शेव रखिए, बाल एकदम ट्रिम रखिए, ठीक है, और अच्छे अच्छे कपड़े इस्त्री वाले पहने, ठीक है। चलिए नीरज जी, नेक्स्ट पेज प्लीज। नीरज जी सुन रहे हैं? ओके। उसके बाद है बॉडी लैंग्वेज में कमियां। बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। जब आप एज एंकर स्टेज पे है ना, तो सारे लोग आपको देख रहे हैं, सब लोग आपको देख रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी भी कमी होगी तो लोग डिस्कनेक्ट कर जाए, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज में कुछ कमियां होती हैं, उसे किस तरीके से दूर कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है, बेफिक्र एवं गलत अंदाज में नहीं चलना चाहिए। जब कोई बंदा चलता है ना, या कोई लेडी भी चलती है, तो उसके चलने के अंदाज से पता चल जाता है कि उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, या एकदम बेफिक्र चल रहा है, या कॉन्फिडेंस नहीं है, या घबरा रहा है। ये सब कुछ उसकी चाल के ऊपर से पता चल जाता है। आप सब भी सहमत होंगे इस बात से। आप भी किसी को भी देखोगे चलते हुए तो आपको पता चल जाएगा कि कॉन्फिडेंस है, घबरा रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ चाल से पता चलता है। यानी कि बेफिक्र एवं गलत अंदाज में चलना नहीं चाहिए। सेकंड, बड़ा चढ़ाकर पेश ना करें। जब आप एज एंकर किसी को पेश कर रहे हैं ना ऑडियंस के सामने, तो बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना है। आपको जो बोलना है सच ही बोलना है, पर उसको जब सच बोले ना, तो अलंकारिक भाषा का यूज कीजिए जिससे लोग कनेक्ट कर पाए। झूठ नहीं बोलना है, पर अलंकारिक भाषा से इस तरीके से दिखाना है कि लोग लोग उससे कनेक्ट कर पाए। बार बार घड़ी को ना देखें। बहुत सारे एंकर होते हैं ना, बात करते करते ऐसे घड़ी को देखते हैं। उससे क्या होता है, ऑडियंस भी उसका ध्यान जाता है, तो वो अपनी घड़ी देखना शुरू करता है, ठीक है। तो उसको पता चल जाता है कि अभी अभी बहुत टाइम हो गया है, अभी कितना टाइम बाकी है। तो उसके माइंड में ये टाइम दौड़ने लगेगा, और फिर वो वहां से डिस्कनेक्ट करके कब मैं घर जाऊं उसके बारे में सोचने लगेगा। क्योंकि सबको कुछ ना कुछ काम होते हैं। सब एकदम पहले से ही फिट होता है कि भैया 6 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, 6 बजे मुझे यहाँ जाना है, 6:30 बजे ये काम है, 7 बजे ये काम करके मुझे घर पे पहुंचना है, ठीक है। तो अगर एंकर ही घड़ियाल यानी कि घड़ी देखना शुरू कर देगा, तो ऑडियंस भी घड़ी देखना शुरू कर देगी, और फिर उसके माइंड में सिर्फ यही चीज दौड़ती रहेगी कि 6 बजे के बाद मुझे यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर तो घड़ी को ना दें। फिर खुद को दूसरों से अलग कर लेना। जो मैंने पहले भी बताया आपको कि स्टेज पे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो, और ऑडियंस में जितने भी लोग हैं, उन दोनों से अलग करना है, क्योंकि उन दोनों को जोड़ने का काम आपको करना है। आप बीच की कड़ी हैं। बातचीत के क्रम में अपने हाव भाव को नोटिस करें। जब आप बातचीत कर रहे हैं ना किसी से, तब आपके हाव भाव कैसे हो है वो दूसरा नहीं बताएगा, आपको खुद को नोटिस करना, ठीक है। अगर आपको लगे कि मैं जब ऑडियंस को कनेक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तब मेरे हाव भाव ज्यादा खुल रहे हैं, ज्यादा लार्ज हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करें। अगर हमें ऐसा लगे कि मैं जब बोल रहा हूँ तो सबको पीछे की ओर जो लोग बैठे हैं वहां तक नहीं सुनाई देता, तो आपको अपना वॉल्यूम थोड़ा अप करना है, ठीक है। अगर बहुत सारी ऑडियंस है तो आपको हाथ को ज्यादा खोलना पड़ेगा। वहां पे आप ऐसे ऐसे बात करोगे तो किसी को नहीं देगा। आप म्यूट कर लीजिए और जी आप भी म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके। तो अपने हाव भाव को नोटिस कीजिए, जिससे आपको भी पता चलेगा कि ऑडियंस कितना कनेक्ट कर रही है आपको खुद को, ठीक। और बहुत सारे बहनों में और अभी तो भाइयों में भी ये आदत हो चुकी है कि हद से ज्यादा वो लोग सर हिलाते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। ज्यादा हिलाना ठीक नहीं। जब जरूरत पड़े तभी आपको सर हिलाना है, ठीक है। फिर बार बार अपने बाल ठीक करना। आपने देखा होगा बहुत सारे एंकर को बार बार ऐसे बाल ठीक करें। जेंट्स को तो ऐसे करता है, लेडीज हो तो ऐसे कान के पीछे बाल करेगी। ये बार बार करोगे तो ऑडियंस क्या करेगी, काउंट करना शुरू करेगी। देखो अभी बाल ठीक करेगी, हाँ 1 बार, 2 बार, ये देखो तीसरी बार। तो ये नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में रखने की बात है।
फिर आंखें मिलाइए, घूरिए नहीं, यानी कि आई कांटेक्ट। जितनी भी ऑडियंस है, ऑडियंस को 6 अलग अलग पार्ट में आपको बांट देना है मानसिक तरीके से। वो 6 यानी कि बीच में से 2 कर दीजिए, और जो 2 पार्ट हुए उसमें से 3 कर दीजिए, जो मैंने इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में सिखाया था। उस तरीके से आपको बारी बारी सबको अल्टरनेट वैसे वैसा देखना है, तो सबको लगे कि आप उनको ही देख रहे हैं। पर अगर मान लो ऑडियंस में कोई आपका जान पहचान वाला निकल गया, तो सब कुछ आप उसे ही देख के बोलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर आई कांटेक्ट करने के मामले में, चलिए आपने किसी से बात करना शुरू करी और किसी के आंख में देखना शुरू कर दिया, तो फिर वही देख रहे हैं, तो उसे आई कांटेक्ट नहीं बोलते, उसे बोलते हैं आई कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि घूरना। तो किसी को घूरना नहीं, अगर घूरेंगे तो दूसरे सबसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और जिसको घूर रहे हैं उसको खराब लग सकता है, वो कुछ भी बुरा भला आपको बोल सकता है। फिर आंखें गोल गोल ना घूमेंगी। आंखें गोल गोल कब घूमेंगी? जब आपकी तैयारी नहीं होगी। मैंने सिखाया था ना, जब हम सच बोलते हैं तो ऊपर की साइड, राइट साइड आंखें जाती है, गलत बोलते हैं तो लेफ्ट साइड जाती है, पता है? तो उसी तरीके से अगर आप सोचने लगे ना, तो सोचते सोचते अपने आप आपकी आंखें ऊपर की ओर घूमने लगे। तो ऐसे अगर आंखें गोल गोल घूमना शुरू हो गई, तो लोग समझ जाएंगे कि इनकी तैयारी नहीं है और ये अभी याद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आंखें गोल गोल घूमनी नहीं चाहिए। खुश रहे, चेहरे पे ताजगी बनाए रहे। जब आप फेस पे एक माइल्ड स्माइल लाते हैं ना, तब वो स्माइल के साथ ही आपकी खुशियां दिखनी शुरू हो जाती है। अगर आप खुश हैं तो आप ऑडियंस को खुशी दे सकते हैं। अगर आप मान ले किसी के भी साथ, अपने कोई फैमिली मेंबर है, कोई दोस्त है, उसके साथ जब आप बात करें ना, तो सिर्फ एक बार हंस के बात करना शुरू करें, थोड़ी स्माइल फेस पे रख के बात करना शुरू करना। उसके फेस पे, सामने वाले के फेस पे स्माइल आ ही जाएगी, और वो बहुत अच्छी तरीके से आपको बात करेगा। ठीक है, ये एक प्रयोग है, जो करना आप आपको पता चल जाए। ठीक है, तो खुश रहे, चेहरे पे मुस्कान आने से अपने आप ही ताजगी आ जाएगी। ठीक है, तो जितना फेस आपका खिला हुआ रहेगा ना, उतने आप भी खिलोगे, उतनी ऑडियंस भी खिलेगी। अगर आपके फेस पे स्माइल नहीं है और उदास दिख रहे हैं, तो आप लोगों को खुशी नहीं दे सकते, लोगों को आप उदासीनता ही दे सकते। हमारे पास जो होगा वही हम दूसरों को देंगे ना। ठीक है, चलिए। फिर बेफिक्र हाथ ना मिलाएं। हाथ मिलाने के बहुत सारे प्रकार हैं, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जब आप किसी बड़े होद्दे वाले आदमी से मिलेंगे ना, तब आप देखना वो क्या करेगा, इस तरीके से हाथ मिलाएगा। ऐसे हाथ नहीं मिलेगा, इस तरीके से हाथ मिलेगा। और सामने वाला बंदा अपना हाथ इस तरीके से रखेगा और ऐसे हाथ मिलेगा। क्यों? इससे क्या साबित होता है कि मैं तुझसे बेहतर हूं, और नीचे वाला, हाँ सर आप मुझसे बेहतर हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से अगर कोई हाथ कर रहा है, तो उसको हाथ मिला के उसका हाथ ऐसा सीधा कर। ठीक है, इस तरीके से हाथ मिलाइए किसी से भी, तो सामने वाले को पता चल जाएगा ये भी मेरे समकक्ष है, यानी मेरे जैसा ही है। तो किसी की स्वाधीनता स्वीकारनी नहीं है। ऐसे करके हाथ, अगर किसी ने ऐसा किया तो हमें ऐसे हाथ नहीं करना, हमें ऐसे ही करना है, सीधा ही। तो वो भी अपना हाथ है उसको सीधा करने पे मजबूर हो जाए। समझ रहे हो? दूसरा, अगर आप किसी से हाथ मिलाने जा रहे हैं इस तरीके से, अगर उसने हाथ मिलाया, तो 2 बार जर्क देना है, सिर्फ 2 बार। हाथ मिला के 2 बार जर्क देना है सिर्फ। ठीक है, उससे क्या होगा, आप पॉजिटिव है, वो साइन उसकी तरफ जाएगा। अगर आपने 2 बार जर्क दिया, 2 से ज्यादा दोगे तो आपकी पूरी पर्सनालिटी वहां पे गिर जाएगी। ठीक है, और एकदम हाथ को कड़क रखना है। ठीक है, मजबूती से पकड़ना है, ऐसे मछली मरी हुई हो ऐसे हाथ नहीं देना है किसी को, एकदम मजबूत तरीके से हाथ देना। समझ में आ रहा है? तो बेफिक्र हाथ किसी से ऐसे ही मिला लिया, कोई आया गया तो हाथ ऐसे सिर्फ दे दिया और सिर्फ ऐसे छू लिया हाथ को, वैसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो फिर आता है मुट्ठी को बांधना। तो अगर आप कुछ बोलते समय, एक हाथ में आपके माइक है, शायद खुला हुआ माइक हो, यानी स्टैंडी माइक नहीं है और खुला हुआ माइक है, एक हाथ में माइक है, दूसरा हाथ आपने बोलते बोलते हाथ को बांध दिया,
और फिर खुलता नहीं है, मुट्ठी खुलती नहीं है, ऐसा ना हो। फिर अगर स्टैंड माइक है और आपके हाथ इस तरीके से बंद गए, फिर कॉन्शियसली आपको पता ही नहीं, आप जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं, पर आपके हाथ यहाँ पे लॉक हो गए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो प्रैक्टिस करोगे तो ये हाथ लॉक नहीं रहेंगे, हाथ हमेशा खुलना है। तो हाथ कहीं भी लॉक नहीं होना चाहिए, मुट्ठी लॉक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से नहीं बोलना है, ये भी हाथ लॉक कर देता है, इसे भी हाथों को बांधना बोलते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अपने हैंड मूवमेंट होने ही चाहिए, जो हम बोल रहे हैं उसी तरीके से बात होनी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिए, ये हथेलियां जो है ना खुली रख के बात कीजिए। सामने वाला अगर आपकी हथेलियां पूरी देखेगा, म्यूट कीजिए अपने आप को please। आप आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब पुलिस होती है ना, वो बोलती है हैंड्स अप, तो सामने वाले जितने भी लोग हैं वो हैंड्स अप कर देते हैं, हाथ खोल देते हैं सामने की तरफ। यानी कि उसका मतलब क्या होता है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, यानी सामने वाला विश्वास कर सकता है कि ये कुछ और नहीं करेगा। उसी तरीके से बॉडी लैंग्वेज में भी सेम है। अगर आप हाथ ऐसे खुले रख के जब बात करें, अपनी हथेलियां जब सामने वाले को दिखती है, तो उसको अपने हमारे ऊपर विश्वास आता है, उसके माइंड में यही चीज चलती है कि ये जो बोल रहा है ना सही बोल रहा है, ठीक है। तो हैंड जेस्चर पोस्चर हमेशा यूज करते रहे। हाथों का तभी यूज करें जब आप बोलते हैं। अगर आप बोल रहे हैं आसमान, तो आपका हाथ आसमान की तरफ जाना चाहिए। अगर आप बोलते हैं धरती, तो हाथ धरती पर जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आसमान और ये धरती, उल्टा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बात करते समय किसी से ज्यादा क्लोज ना जाए, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडी हो। लेडी हो तो एक डिस्टेंस तो मेंटेन करना ही करना है। जब भी कोई लेडी आपके सामने आती है, तो आपको सामने से हाथ मिलाना नहीं, जेंट्स को बोल रहा हूँ। अगर कोई लेडी आपके सामने आती है तो आपको सामने से हाथ मिलाना नहीं है, आपको हाथ जोड़ के नमस्ते ही करना है, ठीक है। और अगर कोई जेंट्स है तो जेंट्स को तो हाथ मिला सकते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया, एकदम कड़क मजबूती से हाथ को मिला के 2 बार जर देना। और लेडी के लिए बोल देता हूँ कि अगर कोई लेडी, उनको क्या करना है, जो भी आपकी लेडी मेंबर्स है उनसे आप हाथ मिला लीजिए, पर अगर जेंट्स है तो उनको आपको सिर्फ नमस्ते करना है। कुछ टाइम ऐसा हो जाता है कि अगर ये जेंट्स है, जेंट्स तो चलो अभी आ रहा है, लेडी सामने से जाके हाथ अगर पहले दे देती है, तो जेंट्स को उस वक्त हाथ ऐसे करके नमस्ते नहीं करना है, जेंट्स को उस वक्त हाथ मिलाना है। क्योंकि अगर आपने हाथ नहीं मिलाया उस टाइम, उन्होंने पहल पहल की है और आपने पहल नहीं की, आपने नमस्ते कर दिया, तो उनका अपमान हो सकता है। तो अगर उन्होंने पहले हाथ किया है तो आपको हाथ कर देना है। वैसे ही लेडी को भी अगर किसी जेंट्स ने पहले हाथ कर दिया, तो आपको फिर नमस्ते कह के उनका अपमान नहीं करना है, आपको भी हाथ मिलाना है। पर तभी ये करना है जब सामने वाला पहले से पहल करे हाथ मिलाने, और हमें तो नहीं करना है। सारे जेंट्स सारे लेडीज ये माइंड में रखिए कि आपके सामने अगर लेडी है, जेंट्स के सामने लेडी है, तो आपको हाथ पहले नहीं देना है, आपको नमस्ते करना है। और लेडी सारी अगर सामने कोई जेंट्स है तो नमस्ते ही करना है। पर किसी संजोगों में अगर सामने वाला पहले से हाथ कर देता है, तो आपको हाथ मिलाना जरूरी, ठीक है। दूसरा, ज्यादा क्लोज ना जाए, मीन्स एक जो खड़े रहना रहते हैं ना, अगर कोई लेडी है तो कम से कम 2.5 से 3 फुट दूर खड़े रहना। अगर कोई जेंट्स है तो 1.5 से 2 फुट उनसे भी दूर खड़े रहना। इतना ज्यादा क्लोज नहीं हो जाना है जिससे अनकंफर्टेबल फील, समझ में आ रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो। सबका एक ऑरा होता है। अगर मैं यहाँ बैठा हूं तो मेरे राउंड में 9 मीटर तक मेरा एक ऑरा होता है, ठीक है। तो मेरे 1.5 फुट का जो क्राइटेरिया है ना राउंड, 1.5 फुट के क्राइटेरिया में कौन आ सकता है, सिर्फ मेरे मेरे फैमिली मेंबर्स, यानी मेरे मम्मी पापा, मेरी वाइफ, मेरा बेटा या मेरी बेटी, ठीक है। 1.5 फुट के क्राइटेरिया। उसके बाद दूसरा होता है 3 फुट का क्राइटेरिया, 1.5 से 3 फुट का। तो 1.5 से लेके 3 फुट का जो अंतर है, उसके अंदर कौन आएगा,
तो उसके अंदर मेरे नजदीकी दोस्त या फिर जिनको मैं जानता हूँ वो लोग आए। 3 फुट से फिर ज्यादा है, वो 3 फुट से 6 फीट तक का जो क्राइटेरिया है उनके अंदर कौन होगा? वैसे लोग होंगे जिनको मैं जानता हूँ पर उतनी मित्रता मेरी नहीं। और 6 फुट के बाहर कौन होगा? जिनको मैं नहीं जानता या कभी मैंने कहीं पे देखा, वैसे लोग। तो ये एक ऑरा होता है। ये ऑरा तोड़ने की जब कोई करता है काम, तब हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो आपको ये ऑरा हमेशा ध्यान में रखना है। आपका खुद का भी ऑरा होता है, उस तरीके से दूसरों का भी होता है। तो बात करते समय बहुत नजदीक, बहुत क्लोज नहीं जाना है। समझ में आ गया? सर एक चलिए, बार बता दीजिए दोबारा। ओके। हर एक आदमी होता है, उसका एक ऑरा होता है। ठीक है, एक जो मैं खड़ा हूं ना, मेरे आसपास 1.5 फुट तक का जो ऑरा है वो मेरा पर्सनल ऑरा है। उसके अंदर कौन आ सकता है? मेरे माँ बाप, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे। ठीक है, उसके बाद 1.5 से 3 फुट का दूसरा ऑरा होता है, राउंड। उसके अंदर कौन आ सकता है? मेरे नजदीकी दोस्त, मेरे भाई बहन, चाचा चाची, जिन लोगों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। 3 फुट से आगे, 3 से 6 फुट के अंदर कौन लोग आएंगे? जिनको मैं पहचानता हूँ पर इतनी गहरी दोस्ती नहीं है। ठीक है, जैसे हैं ठीक है वैसी, तो मैं उनको जानता हूँ, कभी कभी संपर्क भी होता है, वैसे लोग। और 6 फुट के बाहर कौन होंगे? जिनको शायद मैं जानता भी हूँ या नहीं भी जानता हूँ, या उनसे इतना लगाव नहीं है, वैसे लोग। ये क्राइटेरिया तोड़ के जब लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं ना, तब आपको अच्छा फील नहीं होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑरा अपना भी ना तोड़े और दूसरों के ऑरा की भी ध्यान रखें। ठीक है, चलिए। तो आज के दिन में जो जो हमने सीखा है उसके बारे में कौन बता पाएगा? क्या सीखा हमने स्टार्ट से अब तक? कोई 2 ही लोग बताएंगे, ओनली 2% अलाउड। कोई 2 ही लोग बताएंगे। सबसे पहले कौन बताएगा? सब कुछ बताना जरूरी नहीं है। हाँ, शिवानी जी बोलिए। सर आज आपने एंकरी के बारे में बहुत कुछ बताया। हमने पहले तो एंकरी करी है, लेकिन जो टाइप्स आपने बताए थे वो हमने फॉलो उतने नहीं किए। हाँ कुछ किए थे, लेकिन उतने नहीं किए थे। तो सर आज आपने एंकरी में सबसे पहले बताया कि ऑडियंस के बारे में जानना है। तो जो आप बोल रहे हो उसकी आपकी स्क्रिप्ट तैयार होनी चाहिए। और आपको अगर एंग्री करनी है तो आपको दूसरों से अलग दिखना चाहिए। ऑफ योर सेल्फ, आप दूसरों से अलग दिखेंगे तभी आप एक अच्छा एंकर बन सकते हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके व्यक्तित्व में विकास होना चाहिए। और सर जो आपने लास्ट में बॉडी लैंग्वेज में कमी बताई थी, उसमें आपने बताया था कि आपको गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, आपको गलत अंदाज में नहीं चलना है, और आपको कोई भी बात है वो आपको छोटे रूप में बोलनी है। ऐसा नहीं कि आप उसको बड़े रूप में पेश करें। आपको बार बार घड़ी को नहीं देखना है। आपका जो हाथ मिलाने का तरीका है वो भी आपका कड़क होना चाहिए, और अपन को हाथ ऐसे करके नहीं सीधे करके मिलाना है। और आपने जो जेंट्स और लेडीज का बताया कि आपको किस तरीके से मिलाना है वो बताया। और आपने सर मुट्ठी बांधने का भी बताया कि आप जब बोल रहे हैं तो आपके हाथ खुले हुए होने चाहिए। आपकी ऑडियंस को आपकी हथेलियां दिखना चाहिए, कि ना कि आपके हाथ ऐसे लॉक हो जाए। तो वो आपके हाथ खुले होने चाहिए। और वो सर आपने और एक बताया। और सर आपने आज बहुत कुछ बताया। तो इतने पॉइंट थे जो मैंने नोट किए। थैंक यू सर। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया शिवानी। और कौन बताएगा? और कोई है जो बताना चाहेगा कि आज क्या अलग सीखा हमने? नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सर आज आपने बहुत कुछ बताया है, तो इसमें से शॉर्ट में बता दे रहे हैं। सर ने ये बताया था कि मंच संचालन होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, और फिर आपने उसको डीपली एक्सप्लेन भी किया है। और फिर यही बताया कि जब आप लोग मंच संचालन करने जाएं तो आपको पर्सनली क्या मतलब क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, वो आपने 6 प्रकार की टिप्स बताई थी, वो नोट की हैं। फिर सेल्फ ग्रूमिंग या सौंदर्य कौशल जिसको कहते हैं, उसके 10 पॉइंट्स आपने बताए हैं। और सर बॉडी लैंग्वेज में हमारी क्या क्या कमियां होती हैं,
जिनको हम नोटिस नहीं करते हैं, उसके 13 पॉइंट आपने सर अब भी एक्सप्लेन किए हैं, वो सब सर मतलब नोट डाउन हमने किए हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज से हम नए सफर पे निकल चुके हैं, एंकरिंग। ठीक है, एंकरिंग के बारे में बहुत कुछ आज आपको बताया है, उसका प्रैक्टिस करना शुरू करना। आज से मैं जो भी आपको नियत कार्य दूंगा ना, उसके अंदर अब एंकरिंग के नियत कार्य आएंगे। ठीक है, तो अब आपको 2 मिनट का वीडियो नहीं भेजना है, अब आपको 4 मिनट का वीडियो भेजना है। उसमें अगर मैं भेजता हूं कि मान लो एनुअल फंक्शन, किस चीज का एनुअल फंक्शन, तो आपकी स्कूल का ही एनुअल फंक्शन मान लो मैंने भेज दिया, तो स्कूल का एनुअल फंक्शन है, उसके अंदर कौन अतिथि होगा वो आपको तय करना है। मुख्य अतिथि कौन है, प्रिंसिपल, सेक्रेटरी। ठीक है, ये सब कुछ आपको पहले से लिख के रखना है, पूरा एजेंडा बनाना है। वो एजेंडा बनाने के बाद इस तरीके से आप उनको बुलाएंगे, कौन सी शायरी यूज करेंगे। ठीक है, दीप प्रज्वलन किस तरीके से करवाएंगे, ये सब कुछ आपको वीडियो बना के भेजना है। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, मैं भाई यही नहीं देने वाला हूँ, कोई भी विषय में दे सकता हूँ, समझ लिए। और उसके बारे में आपको कोई भी तकलीफ हो रही हो, बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारे ग्रुप में ही आपको डालना है, तो वहां पे आपको जवाब भी मिल जाएगा। सही है, ठीक है, ओके। और जैसे ही ये सत्र खत्म होता है, आप सबको ग्रुप में डालना है कि आज कौन सी नई 3 चीजें आपने सीखी हैं जो आप अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको एंकरिंग सीखने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, आप सबको लिखना है, कोई बाकी ना रहे। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, सर मेरा एक क्वेश्चन है। आगे पूछिए, पूछिए प्लीज। मंच संचालन करते हैं, पेरेंट्स की जो और पेरेंट्स रहते हैं, तो वह ये सोचते हैं कि उनके बच्चों की डांस परफॉर्मेंस पहले हो जाए, और जिनका लास्ट में, जो बच्चों का लास्ट में होता है, तो वो कुछ पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि वो बुरा मान जाते हैं कि हमारे बच्चे का लास्ट में कर रहे हैं और इस बच्चे का पहले कर दिया, या बड़े बच्चों का पहले हो गया, छोटे बच्चों का बाद में ही कर रहे हैं। तो सर उस सिचुएशन को कैसे हम हैंडल करें? हम किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं वो बता देते हैं। मान लो किसी स्कूल में है, ठीक है, तो स्कूल के जो अध्यापक होते हैं ना, उनको हम पहले से बता देते हैं कि आप हमें एकदम एजेंडा बना के भेजिए कि सबसे पहले कौन किसका परफॉर्मेंस है, उसके बाद किसका है। जी। और फिर टीचर्स हमें पूछती हैं, आप जैसे आपने पूछा कि सर हम किस तरीके से अभी करें, क्योंकि कोई पेरेंट्स गलत लगा देते हैं कि मेरे बच्चे को सबसे आखिर में क्यों। तो हम उन्हें सिखाते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि जितने भी लोग पार्ट लेने वाले हैं ना, उन लोगों को एक दिन पहले बुला लीजिए। ठीक है, जी। और उनके सामने ही चिट्ठियां बना के रख दीजिए, और सबसे चिट्ठियां उठवाइए, जिसकी चिट्ठी पे जो नंबर है उस नंबर पे वो परफॉर्म करेगा। तो एक बार वो चिट्ठी उठा के जो नंबर आया उसके मुताबिक वो एजेंडा बना के हमको दे दें, और उस एजेंडा में फिर कोई भी फेरफार नहीं। जी। ठीक है, तो ये अगर हम करते हैं ना, तो किसी भी पेरेंट्स को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उनको पता है ये लकी ड्रॉ से हुआ है। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते सर जैसे हम थीम रख लेते हैं, हाँ बोलिए। जैसे हम थीम रख लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, फिर उसमें क्या करें? हाँ, तो थीम अगर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, आपको पहले से थीम दिया गया है, तो आप पहले से ही मेंटेन होंगे, पहले से आपने स्क्रिप्ट बनाई होगी। ठीक है, तो जो भी उसके पेरेंट्स है ना, उनको भी पता है कि थीम के बेस पे ही है, तो इसके बाद ही ये आ सकता है, तो इससे पहले तो आ ही नहीं सकता। अगर हम रामायण महाभारत देखते हैं, तो उसमें पहले राम जी का जन्म ही होगा, पहले रावण मरण नहीं दिखा सकता, पहले राम का जन्म होगा, उसके बाद ही रावण का वध होगा ना, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पहले से थीम है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। निगत जी, बिल्कुल सर, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए। और आज का जो
सत्र रहा है। इसमें सभी ने अपनी प्रस्तुति दी, क्वेश्चन भी किए, लेकिन वास्तव में आंतरिक तौर पे किस प्रकार से हमें अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि जब हम मंच पर अपनी बात किसी के सामने प्रस्तुत रखते हैं तो जो श्रोता रहता है, जो दर्शक रहता है, वो हर चीज को ऑब्जर्व करता है और वो सभी चीजें सर ने इस सत्र के माध्यम से बताई हैं कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा रखना है, आपका फेस के मूवमेंट कैसे रहने हैं, किस प्रकार से आपको अपनी बात रखनी है, पब्लिक को कैसे अट्रैक्ट करना है। ये सब हैं बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन इस पर काम करने की बहुत ही आवश्यकता है और इसके समय समय पे इसकी हमें प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है। तो बिल्कुल एक प्रभावी वक्ता बनने के सफर में ये चीजें बहुत ही लाभकारी हैं और एक वक्ता के लिए जरूरी है। तो आपके लिए अंत में हम यही मैसेज देंगे कि सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और आवश्यक भी है। तो समय समय पे जो हमारी YouTube वीडियो हैं उसका जरूर आप अवलोकन करें, उसका जरूर आप, ताकि आपका रिव्यू हो, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सर ने बहुत ही बारीकी के साथ आपको बताई हैं। 1% हो सकता है वो आप स्किप कर गए हों टेक्निकल इशू के चलते, या कोई व्यवधान के चलते, तो उसे YouTube लिंक के माध्यम से जरूर आप अवलोकन करें और अपने मित्रों को भी आप शेयर करें। इस प्रकार का हम सीख रहे हैं, आप भी YouTube के माध्यम से सीख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप यदि उसे शेयर करेंगे तो आपके जो मित्र हैं वो भी उससे प्रभावित होंगे और एक वक्ता बनने के उसमें सीख भी सकते हैं लोग। तो क्योंकि समय हो चला है और हमारी जो परंपरा है इस वंदना की प्रारंभ और अंत में उसी का वाचन करते हुए हम सत्र को विराम देंगे। पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे एक मंगल भावना के साथ। पूरी पंच परमेश की भगवान की जय। मेरी भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरी ओर से करुणा स्रोत वहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरकों पर शोभ नहीं मुझको आवे, सम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी मंगल भावना के साथ एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय जिनेन्द्र सभी को।
आप सभी लीव ले लें, आप लीव ले लें सभी।